डिस्क्लेमर फॉर रेड स्टोरी एफएम। यह वीडियो केवल मनोरंजन और ज्ञानवर्धन के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें उपयोग की गई सभी सामग्री संबंधित लेखक और प्रकाशक के अधिकार में आती है। हमारा उद्देश्य किसी भी कॉपीराइट का उल्लंघन करना नहीं है, बल्कि साहित्य को बढ़ावा देना और कहानियों को अधिक लोगों तक पहुंचाना है। यदि कोई सामग्री आपके अधिकारों का उल्लंघन करती है, तो कृपया हमसे संपर्क करें, हम आवश्यक कार्रवाई करेंगे। जब समीर और उसके चारों दोस्त रेस्टोरेंट के अंदर आए जिसमें रवि खाना खा रहा था, तब रवि बाथरूम चला गया था और उसने अपनी कार की चाबी भी वहीं अपनी टेबल पर ही छोड़ दी थी। जब समीर और उसके दोस्त वहां पर बैठने के लिए टेबल ढूंढने लगे, तभी उनकी नजर रवि की टेबल पर पड़ी। साथ साथ समीर की नजर भी वहां पर टेबल पर रखी हुई रवि की उस कार की चाबी पर पड़ी। समीर उस चाबी को देखते ही पहचान लिया कि वह उस बुगाटी कार की चाबी है जो नीचे पार्क की हुई है। समीर को समझ आ गया था कि वह कार जिसकी भी थी, वह इसी टेबल पर बैठकर खाना खा रहा था और अब वह इस वक्त यहां से उठकर कहीं चला गया है और उसने अपनी चाबी भी यहीं पर छोड़ दी थी। समीर उस आदमी से मिलना चाहता था जिसकी वो कार थी, इसीलिए वह रवि की उस टेबल पर बैठ गया और उस आदमी का इंतजार करने लगा जिसकी चाबी टेबल रखी हुई थी। समीर के दोस्त भी वहीं पास वाली टेबल के ऊपर ही बैठ गए। इतने में रवि भी बाथरूम से बाहर आ गया था। रवि जब अपनी टेबल की तरफ बढ़ने लगा तो उसने देखा कि उस पर एक लड़का बैठा हुआ था। रवि को लगा कि शायद वह भी यहां पर खाना खाने के लिए आया होगा, इसीलिए वहां पर बैठ गया होगा। रवि ने अपना खाना खत्म कर लिया था और अब वहां से जाने ही वाला था, इसीलिए उसे वहां पर उस लड़के को बैठने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसके बाद रवि भी वहीं अपनी टेबल पर जाकर फिर से बैठ गया। इधर जब समीर ने देखा कि एक लड़का उसी टेबल पर जिस पर वह बैठा था आकर बैठ गया था, तो समीर ने रवि को ऊपर से नीचे देखा तो उसे लगा कि शायद रवि यहां पर वेटर का काम करता है, इसीलिए वह टेबल साफ करने के लिए आया था। इसीलिए कुछ देर के लिए तो उसने रवि को कुछ भी नहीं कहा। इसके बाद रवि ने टेबल पर से खड़ा हुआ और अपने खाने का बिल लिया और अपनी कार की चाबी उठाकर अपना बिल भरने के लिए काउंटर की तरफ जाने लगा। जब समीर ने रवि को ऐसा करते हुए देखा तो वह एक बार के लिए तो हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रवि जैसा दिखने वाला आदमी उस बुगाटी कार की चाबी को लेकर कहां जा रहा था। अब समीर को लगा कि शायद रवि कोई चोर है जो यहां पर पड़ी उस कार की चाबी को उठाकर चोरी करना चाहता है। समीर को लगा कि शायद उस बुगाटी कार का मालिक यहां पर इस चाबी को भूल गया है और अब रवि इस चाबी को उठाकर उस कार को चोरी करना चाहता था। लड़के वहीं पर रुक जा, ये क्या कर रहा है तू? समीर ने रवि को रोकने की कोशिश करते हुए रवि से कहा। रवि ने जब समीर की बात सुनी तो उसने पीछे मुड़कर समीर को एक बार देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर समीर ने उसे क्यों रोका था और उसका और समीर का क्या लेना देना था कि समीर ने उसको रोकना चाहा। रवि को लगा कि शायद वह किसी और से बात कर रहा था, इसीलिए वह फिर से वहां से काउंटर की ओर चलने लगा। तुझे एक बार बोला समझ नहीं आ रहा है क्या? वहीं पर रुक जा। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस कार की चाबी को चोरी करने की? मुझे पता है कि तुम एक चोर है और तुम नीचे पार्किंग में खड़ी उसे महंगी सी गाड़ी को चोरी करने के लिए यहां पर आया है। तुझे क्या लगता है हमें कुछ पता नहीं चलेगा? इस कार को चाबी को वापस अपनी जगह पर रख दे, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगा, समीर ने रवि को धमकी देते हुए कहा। समीर की यह बात सुनकर रवि एक बार के लिए तो हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह लड़का किसकी बात कर रहा था, इसीलिए रवि वापस समीर की ओर मुड़ गया। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि मैं एक चोर हूं? रवि ने समीर से पूछा। हाँ, मैंने सही कहा। तेरे हाथ में जो कार की चाबी है, तू उसे चोरी करके यहां से ले जा रहा था। ये चोरी नहीं हुई तो और क्या हुई? समीर ने रवि से कहा। समीर की यह बात सुनकर रवि ने अपनी हाथ में पड़ी अपनी कार की चाबी की ओर देखा। रवि ने सोचा कि यह उसी की कार की चाबी थी, तो उसने यह चोरी थोड़ी ही की थी। उनको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर समीर किसकी की बात कर रहा था, क्योंकि जो चाबी उसके हाथ में थी वह उसी की कार की थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो। ये जो चाबी मेरे हाथ में है, ये मेरी कार की है, तो तुम ये कैसे कह सकते हो कि ये मैंने चोरी की है? कुछ बोलने से पहले सोच भी लिया करो, रवि ने समीर से कहा।
रवि की यह बात सुनकर समीर फिर से एक बार रवि को देखने लगा और फिर जोर जोर से हंसने लगा। उसके पीछे पीछे उसके दोस्त भी जोर जोर से रवि पर हंसने लगे। वह काफी देर तक ऐसे ही जा रहे थे। रवि ने जब उन पांचों को इस तरह हंसते हुए देखा तो रवि को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर इनको क्या गया था। उसने तो ऐसा कोई भी जोक नहीं मारा कि वह इतनी जोर जोर से हंसे। इसलिए रवि ने अपने इग्नोर करना ही सही समझा और फिर वहां से जाने लगा। अरे रुक जा, जरा रुक जा, तुम इतना जल्दी कहां जा रहा है? हमें और भी हंसना है तो तुम थोड़े और जोक मार सकता है, समीर ने हंसते हुए रवि से कहा। रवि ने जब समीर की यह बात सुनी तो रवि अब थोड़ा ज्यादा ही सीरियस हो गया। रवि को समझ आ गया था कि आखिर वह पांचों दोस्त किस बारे में बात कर रहे थे। वह इस वक्त रवि का मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे थे। मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई जोक मारा जिस पर तुम इतना हंस रहे हो। शायद तुम्हें अपने दिमाग का इलाज करने की जरूरत है। रवि ने इस बार सीरियस होते हुए समीर और उसके दोस्तों से यह बात कही। अच्छा, ऐसी बात है क्या? तुमने अभी जो कहा वह जो की तो था कि यह कार की चाबी तुम्हारी कार की है। तुम्हारी शक्ल देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम एक साइकिल तक अफोर्ड नहीं कर सकते, कार लेना तो दूर की बात है। मुझे लगता है कि तुम हमें अपनी बातों में उलझन चाहते हो ताकि तुम इस कार को यहां से चोरी करके ले जा सको। पर हम तुम्हारी इस चाल में नहीं फंसने वाले। जिसकी भी कार की यह चाबी है वह यहां पर वापस आता ही होगा, फिर तुझे पता चलेगा कि चोरी करने का अंजाम क्या होता है, समीर ने रवि से बड़े ही ऊंचे स्वर में धमकी देते हुए कहा। समीर ने रवि पर चोरी करने का आरोप लगा दिया था क्योंकि रवि ने अपनी बुगाटी कार की चाबी उठाकर वहां से जा रहा था। समीर को लगा कि वह चाबी किसी और की थी और रवि उसे चोरी करके ले जा रहा था। समीर ने रवि को बुरा भला भी कहा था और यह भी कहा था कि वह ऐसी कार अफोर्ड ही नहीं कर सकता। इसीलिए उसने सोचा कि शायद रवि इस कार की चोरी कर रहा है। समीर ने रवि को पहले से ही ऊपर से नीचे तक देख लिया। रवि के हुलिये को देखकर समीर को नहीं लग रहा था कि रवि इतनी महंगी कार को अफोर्ड भी कर सकता है। इसीलिए उसने रवि पर चोरी का इल्जाम लगा दिया था और उसे गरीब भी कहा था। इस बात से रवि को थोड़ा गुस्सा आ गया था, पर उसने अपने आप को शांत किया। उसे लगा कि शायद समीर को कोई गलतफहमी हो गई है, इसीलिए वह यह सब बोल रहा है। देखो, मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम हो कौन हो, पर मेरे रास्ते से हट जाओ। किसी दूसरे आदमी के काम में टांग अड़ाना अच्छी बात नहीं है, रवि ने समीर से कहा और फिर अपना बिल पे करने के लिए काउंटर की ओर बढ़ने लगा। तू कितना बेशर्म आदमी है, अभी तो तेरे लिए पुलिस ही बुलानी पड़ेगी। अगर तू जेल नहीं जाना चाहता तो अभी के अभी यह चाबी इसी टेबल पर रख दे। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो पुलिस के आने से पहले ही मैं तेरी हालत खराब कर दूंगा, समीर ने रवि को पीछे से आवाज लगाते हुए कहा। पर इस बार रवि ने समीर की इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसे पता था कि समीर फिर से उसे वही बात कहने वाला है, इसीलिए उसने समीर को इग्नोर किया और बिल काउंटर पर आ गया। उसने वहां पर अपना बिल पे किया और फिर उस रेस्टोरेंट से बाहर जाने लगा। पर इतने में समीर का दोस्त प्रज्ञान रवि के सामने रेस्टोरेंट के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया और रवि को अब बाहर नहीं जाने देना चाहता था। समीर ने ही उसे ऐसा करने के लिए कहा था। जब रवि ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि समीर और उसके दोस्त उसकी तरफ ही बढ़ रहे थे और उसे बड़ी तिरछी नजर से देख रहे थे। रवि को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या थी। उसने तो उन लोगों के साथ कुछ किया भी नहीं था, तो फिर वह उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे थे। रवि को हालांकि की पूरी बात तो समझ आ गई थी। रवि यहां पर कोई लफड़ा नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने उन सबको इग्नोर करना ही सही समझा था। पर अब तो वो हद ही पार कर रहे थे। सी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की? तुझे पता है कि मैं कौन हूं? एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी। ये कार की चाबी अभी के अभी मुझे दे, नहीं तो तेरी ऐसी हालत करूंगा कि आगे से चलने के लायक ही नहीं रहेगा। समीर आगे बढ़ा और रवि का कॉलर पड़ते हुए रवि से कहा। जब रवि ने देखा कि समीर ने उसका कॉलर पकड़ लिया था और उसे धमकी दे रहा था तो इस बात पर रवि को गुस्सा आ गया। जब भी कोई रवि का कॉलर पकड़ा था तब रवि का पारा बढ़ जाता था। उसे अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं रहता था। इस बार रवि ने अपने गुस्से पर कंट्रोल किया। वह नहीं चाहता था कि इतनी रात गए रेस्टोरेंट में कोई पंगा हो। वह बस खुशी खुशी खाना खाकर घर जाना चाहता था। मुझे नहीं पता कि तुम लोग कौन हो और तुम लोगों ने जो मेरा कॉलर पकड़ा है, तुम लोग गलत कर रहे हो। मैं नहीं चाहता कि यहां पर कोई लड़ाई झगड़ा हो। मुझे नहीं समझ नहीं आ रहा है
कि आखिर तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम क्या है? रवि ने बड़ी शांति से समीर से कहा, अरे हमें तेरे जैसे नालायक से क्या प्रॉब्लम होगी? मुझे तो उसे कार के मालिक के बारे में चिंता हो रही है, जिसकी तू कार अभी चुरा कर जा रहा है। तुझे शर्म नहीं आती कि तू दिन दहाड़े किसी की इतनी महंगी कार चुराने जा रहा है? हम तुझे ऐसा नहीं करने देंगे। ये कार की चाबी अभी के अभी यहां पर रख दे। जब इस कार का मालिक आएगा तभी तुझे पता चलेगा, समीर ने रवि से कहा। रवि को अब समीर की बात समझ आ गई थी, इसलिए रवि ने सोचा कि उसे इस मैटर को शांति से सुलझाना चाहिए। अच्छा, ऐसी बात है क्या? और अगर मैं कहूं कि इस कार का मालिक मैं ही हूं तो कैसा रहेगा? और तुम कह रहे हो कि इस कार का मालिक यहां पर आएगा। तुम्हारे कहने पर मैं उस कार के मालिक का इंतजार करता हूं जो है ही नहीं, रवि ने समीर से कहा। और फिर कार की चाबी टेबल पर रखकर वहीं कुर्सी पर बैठ गया और समीर के कहने पर उसे कार के मालिक का इंतजार करने लगा, जो कोई था ही नहीं। रवि को पता था कि इस चाबी को लेने के लिए कोई नहीं आने वाला है, इसलिए रवि को किसी भी बात का डर नहीं था। करीब आधा घंटा इंतजार करने के बाद भी उस कार की चाबी को ले जाने के लिए कोई नहीं आया। अब रवि धैर्य जवाब देने लग गया था। वह बहुत ज्यादा यहां पर नहीं रख सकता था। उसे पता था कि अक्षिता इस वक्त घर पर अकेली है और वह अक्षिता को इस तरह अकेले नहीं रहने दे सकता था। कहां गया तुम्हारा वह कार का मालिक जो यहां पर आने वाला था? मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। तुम जो कह रहे हो उसका कोई सबूत भी नहीं है। तुम बस ऐसे ही हवा में कह रहे हो कि इस कार का कोई मालिक भी है। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि इसका का मालिक मैं ही हूं। तुम्हें इसे आगे जिद करने की कोई जरूरत नहीं है, रवि ने समीर से कहा। और फिर से वह करके चाबी लेकर रेस्टोरेंट के दरवाजे से बाहर निकालकर जल्दी से पार्किंग एरिया में आ गया। अरे समीर, वह लड़का तो यहां से जा रहा है। तुझे क्या लगता है वह कार इसकी है? क्या तुम भी उसकी बातों में आ गया? जल्दी चल, कहीं वह कार को चोरी करके यहां से ना ले जाए। चल चल जल्दी चल, प्रज्ञान ने समीर से कहा, जो अभी भी रवि की तरफ ही देख रहा था। प्रज्ञान की इस बात को सुनकर समीर भी प्रज्ञान के पीछे पीछे पार्किंग एरिया की तरफ चल दिया। समीर को विश्वास था कि रवि इस कर का मालिक हो ही नहीं सकता। उसकी इतनी औकात ही नहीं है कि वह इस कर को खरीद सके। समीर को रवि की इस बात में सीधा सफेद झूठ दिख रहा था, इसीलिए उसे विश्वास होना तो संभव था। जब रवि पार्किंग एरिया में पहुंचा तो उसने देखा कि इस पार्किंग एरिया का सिक्योरिटी गार्ड वहीं उसकी कार के पास खड़ा उसे कर को देख रहा था। अरे तुम उस वक्त कहां थे जब मैं अपनी कर यहां पर की थी? तुम्हें अपनी ड्यूटी पर टाइम पर आना चाहिए। तुम्हारी वजह से मुझे यह चाबी अंदर तक ले जानी पड़ी और अंदर मुझे कुछ बेवकूफ लोग मिल गए थे जो इस चाबी के पीछे ही पड़ गए थे, रवि ने हंसते हुए सिक्योरिटी गार्ड से कहा और फिर उसे कार के अंदर जाकर बैठ गया। जब सिक्योरिटी गार्ड ने रवि जैसे सिंपल लड़के को ऐसी लग्जरी बुगाटी करके अंदर बैठे हुए देखा तो उसे होश ही उड़ गए। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह कार रवि की थी और रवि उसके अंदर बैठ भी गया था और उसके पास इस कार की चाबी भी थी। रवि अपनी गाड़ी स्टार्ट करने वाला था कि इतने में समीर पार्किंग एरिया में आ गया। सिक्योरिटी गार्ड, इस लड़के को रोको। अभी के अभी वो कार यह कार यहां से ले जाने मत दो। ये कार यहां से चोरी करके ले जा रहा है। अगर इसके मालिक को पता चलेगा तो तुम्हारी नौकरी भी जा सकती है, समीर ने चिल्लाते हुए उसे सिक्योरिटी गार्ड से कहा, जो रवि की कार के पास ही खड़ा था। समीर की यह बात सुनकर वह सिक्योरिटी गार्ड तुरंत सचेत हो गए। समीर की बात पर तुरंत विश्वास हो गया था कि रवि एक चोर है जो इस गाड़ी को चोरी करना चाहता है। इसके अलावा वह सिक्योरिटी गार्ड इसके बारे में सोच भी नहीं सकता था कि एक कर रवि की ही थी और रवि इस कर का मालिक है। उसे बस एक ही संभावना दिख रही थी कि रवि इस कार को चोरी करने जा रहा था। वह जल्दी से रवि की केयर के जाकर खड़ा हो गया और उसे कर स्टार्ट करने से रोक दिया। जब रवि ने सिक्योरिटी गार्ड को भी ऐसा करते हुए देखा तो अब उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इन सभी लोगों की प्रॉब्लम क्या थी जो उसे अपनी कर तक यहां से ले जाने नहीं दे रहे थे। उसके देने का बैंड अब टूट गया था। अब इतना गुस्सा आ रहा था कि वह उसे सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर से अपनी कार निकाल देना चाहता था। इतने में समीर और उसके दोस्त भी वहीं रवि की कर के पास आकर खड़े हो गए और उसकी कार का फाटक खोलकर रवि का गला पड़कर उसे बाहर निकाल दिया। क्यों बे भिखारी, तुझे एक बात समझ नहीं आती क्या? अब तो पुलिस ही बुलानी पड़ेगी। ऐसे तो तुम नहीं मानने वाला। तुझे क्या लगता है
कि हम तुझे इतनी महंगी कार को यहां से चोरी करके ले जाने देंगे? इसके बारे में तुम सोचना ही छोड़ दे। तू ऐसे ही सबके सामने से इस महंगी कार को उड़ा के नहीं ले जा सकता। जरा अपनी औकात देख एक बार। तूने जो अभी तक हमारे साथ मजाक किया है उसे अब बंद कर, तो अपने आप को इस कार का मालिक बता रहे हैं। तुझे शर्म भी नहीं आई? समीर ने रवि का गला पकड़ते हुए रवि से कहा। जब समीर ने रवि का गला दूसरी बार पकड़ा तो इस बार रवि का पारा चढ़ गया। उसे समीर पर इतना गुस्सा आ रहा था कि मानो वह अभी के अभी उसका खून कर देगा। जब रवि अपनी कार लेकर पार्किंग एरिया से निकलने ही वाला था कि इतने में समीर वहां पर आ गया और उसने रवि का कॉलर दूसरी बार पकड़ते हुए उसे धमकी देने लगा। रवि ने देखा कि अब समीर अपनी हद पार कर रहा है तो रवि को भी गुस्सा आ गया। उसने समीर का हाथ पकड़ा और उसे पीछे की तरफ मोड़ दिया। मुझे नहीं पता कि तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या है और तुम बार बार मेरे बीच में क्यों आ रहे हो, पर मैं अब फाइनल बार कह रहा, क्योंकि अगर अभी तुम मेरे बीच में आए तो अच्छा नहीं होगा। इस गाड़ी का और तुम्हारा कोई लेना देना भी नहीं है, तो तुम्हें इसके बीच में कोई बोलने की जरूरत भी नहीं है। यह गाड़ी चाहे किसी की भी हो पर तुम्हारी तो नहीं है ना, इसलिए चुपचाप अपना काम करो। मुझे तुम लोगों को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। मैंने एक बार बोल दिया कि यह कार मेरी है, तो तुम्हें इस बात पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। रवि ने समीर का हाथ जोर से मोड़ते हुए कहा। जब रवि ने समीर का हाथ मोड़ा तो वह दर्द से चल पड़ा। उसे यह उम्मीद नहीं थी रवि जैसा सिंपल लड़का उसका हाथ इस तरह मोड़ सकता है। उसे रवि पर अब बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने उसकी अपने दोस्तों के साथ इंसल्ट की थी और साथ ही साथ आज उसका बर्थडे भी था। वह यह कैसे सहन कर सकता था? वह तो इस गाड़ी के मालिक से मिलना चाहता था। रवि उसके बीच में आ रहा था। समीर को तो लग रहा कि यह कार किसी और की है और रवि उसे चोरी करना चाहता है, क्योंकि रवि को देखकर कोई भी यह नहीं कह सकता था कि यह कार रवि की थी। चाहे रवि भी कुछ भी बोल दे, किसी को भी इस बात पर विश्वास नहीं हो सकता था। अच्छा ठीक है, तेरी कहने से हम थोड़ी मान लेंगे। अगर तू इस पार्किंग एरिया से बाहर निकाला तो अगले ही मिनट यहां पर पुलिस आएगी, फिर देखना तेरी कैसी खातिरदारी होगी। तू सोच भी नहीं सकता कि तेरा क्या हाल होने वाला है। तूने मेरा हाथ मोड़कर बहुत ही बड़ी गलती की है, देखना तेरे साथ तब क्या होगा। तुम जानता नहीं कि मैं कौन हूं। समीर ने अपना हाथ सही करते हुए रवि से गुस्से में कहा। जब रवि ने देखा कि समीर पुलिस को बुलाने वाली बात पर बहुत ही ज्यादा सीरियस था, तो रवि को लगा कि अगर समीर ने यहां पर पुलिस बुला ली तो यहां पर बहुत ही बड़ा मैटर खड़ा हो सकता था। इसलिए रवि ने सोचा कि अब उसे समझदारी से काम लेना होगा, क्योंकि अगर पुलिस यहां पर आई तो उसे पुलिस को यह साबित करना होगा कि यह कार उसकी है। इस तरह उसकी आइडेंटिटी सबके सामने आ सकती थी। सबको पता चल सकता था कि रवि अग्निहोत्री एम्पायर का मालिक है। अगर लोगों को यहां पर यह पता चल जाता तो शायद यहां पर भगदड़ भी मच सकती थी। रवि ऐसा कुछ भी होने देना नहीं चाहता था, क्योंकि उसने अक्षिता से अभी अभी शादी की थी। अगर उसको यह सब पता चल जाता तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ सकती थी। इसीलिए रवि ने सोचा कि अब उसे आराम से सब काम करना होगा। अच्छा, तो तुम सब लोगों को यह जानना है कि यह कार का मालिक कौन है। तुम्हें लगता है कि इस कार का मालिक कोई और है और मैं इस कार को चोरी कर रहा हूं, पर क्या होगा अगर मैं यह साबित कर दूं कि मैं ही इस कार का मालिक हूं? फिर तो तुम सब मान लोगे ना, रवि ने समीर से कहा। रवि की यह बात सुनकर समीर और उसके दोस्त जोर जोर से हंसने लगे। उन्हें पूरा विश्वास था कि रवि इस कार का मालिक हो ही नहीं सकता, तो वह यह साबित भी कैसे कर सकता था कि यह कार उसकी थी। समीर ने सोचा कि उसे इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। हां, अगर तुमने यह साबित कर दिया कि तुम ही इसका के मालिक हो तो मैं जिंदगी भर तेरा हर कहना मानूंगा। तू जो बोलेगा वह मैं करूंगा, पर अगर तुम यह साबित करने में असफल रहा तो तुम जिंदगी भर के लिए मेरे लिए काम करेगा। क्या तुझे मंजूर है? समीर ने रवि से कहा। समीर अब रवि को इस पूरे मैटर में फंसाना चाहता। उसे पूरा भरोसा था कि रवि यह कभी साबित नहीं कर सकता था कि वही इस कार्य का मालिक है। इसीलिए उसने इतनी बड़ी शर्त बिना कुछ सोच ही रख दी। जब समीर के दोस्तों ने समीर के मुंह से यह बात सुनी तो वो डर गए। उन्हें लगा कि शायद समीर ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी थी। उन्हें इतना तो भरोसा था कि रवि यह कभी साबित नहीं कर पाएगा कि एक कार उसी की थी, पर उन्हें रवि के चेहरे पर कॉन्फिडेंस दिख रहा था। रवि ने अभी तक जो भी कहा था
वह बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस में कहा था। इस बात से समीर के दोस्त थोड़े डरे हुए लग रहे थे। वह समीर को यह करने से रोकना तो चाहते थे, पर उनकी यह करने की हिम्मत नहीं हुई। जब रवि ने समीर की यह बात सुनी तो वह मन ही मन उसने लगा। उसे अब समीर पर उसी की शर्त पर दया आ रही थी। रवि को पता था कि समीर उसे फंसाना चाहता था, और अब रवि को लगा कि वह अपने और कॉन्फिडेंस की वजह से खुद ही फंस जाएगा। रवि को यह शर्त करने से कोई भी तकलीफ नहीं थी। ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, पर इस बात की क्या गारंटी है कि तुम अपनी बात पर टिके रहोगे? रवि ने समीर से कहा। समीर ने रवि की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और वह कुछ दूर के लिए सोचने लगा। ठीक है, तुम अपना फोन निकाल और मैं तुझे यह बात बोलता हूं। तू रिकॉर्ड कर ले। अगर मैं तुम्हारी यह बात नहीं मानी तो तू मुझे बदनाम भी कर सकता है। मेरे परिवार का बिजनेस सर्कल में बहुत ही बड़ा नाम है, और अगर यह वीडियो बाहर आया तो मेरी बदनामी जरूर होगी। इस डर से मैं तुम्हारी हार्ट जरूर मानूंगा। इतना काफी है? समीर ने रवि से कहा। रवि ने जब समीर की यह बात सुनी तो रवि को यह बात सही लगी। उसे पता था कि एक बिजनेस वाले परिवार के लिए उसकी इज्जत ही सब कुछ होती है। पर समीर के दोस्तों ने जब यह बात सुनी तो वह तो बहुत ही ज्यादा डर गए। उन्हें लगा कि शायद समीर इस बात से बहुत ही ज्यादा रिस्क ले रहा है। इसके बाद समीर ने अपनी वही बात दोबारा कही और रवि ने उसे रिकॉर्ड भी कर लिया। समीर ने रवि के सामने यह शर्त रखी, अगर वह यह साबित कर देता है कि यह बुगाटी का मालिक रवि ही है तो वह जिंदगी भर रवि का कहना मानेगा। और उसने इसके लिए एक वीडियो भी बनवा लिया था जिसमें वह यह सब कह रहा था। रवि को पता था कि एक बिजनेसमैन के बेटे के लिए उसकी इज्जत ही सब कुछ होती है, और अगर उसने अपनी शर्त नहीं मानी तो रवि उसके साथ क्या कर सकता था वह समीर को भी पता था। ठीक है, तो अब तुम मुझे यह बताओ कि मुझे यह साबित करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि यह कार मेरी ही है। तुम जो कहोगे वह मैं करने के लिए तैयार हूं, रवि ने समीर से पूछा। रवि की यह बात सुनकर समीर ने एक शैतानी हंसी हंसी। उसे लगा कि उसने रवि को अपनी चाल में फंसा लिया है। ठीक है, तो इस बुगाटी कार को हम रिमोट कंट्रोल से भी कनेक्ट करके कंट्रोल कर सकते हैं, और वह रिमोट सिर्फ उस गाड़ी के मालिक के फिंगरप्रिंट से ही चलता है। तो क्या वह तुम्हारे पास रिमोट है या नहीं? अगर तुम अपने उस रिमोट को अपने फिंगरप्रिंट से खोलकर इस गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हो तो मैं यह मान लूंगा कि यह कार तुम्हारी ही है, समीर ने रवि कहा। समीर को इस कार के सारे सिस्टम के बारे में पता था। वह इस कार का सबसे बड़ा फैन था, इसीलिए उसे इसके बारे में सब कुछ पता था। इसीलिए रवि के सामने उसने यह करने को कहा। उसे लगा कि शायद रवि अगर झूठ बोल रहा होगा तो वह ऐसा कभी भी नहीं कर पाएगा। अगर वह यह कार चोरी कर रहा होगा तो उसके पास रिमोट तो पक्का ही नहीं होगा, और उसके ऊपर उसके फिंगरप्रिंट भी नहीं होंगे। रवि ने जब समीर की यह बात सुनी तो वह भी हंस पड़ा। उसे पता था कि उसे यह करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उसे मिस्टर स्टीफन ने उस कार का रिमोट भी दिया था जिससे वह उसे कंट्रोल कर सकता था। रवि को लगा कि अब समीर बुरी तरह फंस गए हैं। ठीक है, तुम जैसा कहो मैं वैसा ही करता हूं, उसके बाद शायद तुम मान जाओ, रवि ने समीर से कहा और फिर अपने पॉकेट में से एक रिमोट निकाल लिया। जब समीर ने रवि को अपने पॉकेट में से वह रिमोट निकलते हुए देखा तो समीर की धड़कनें रुक गईं। उसने जैसे ही उस रिमोट को थोड़ा सा ही देखा था कि उसे समझ आ गया था कि यह रिमोट असली ही था, क्योंकि समीर से उस रिमोट को पहचानने में कोई भी गलती नहीं हो सकती थी। वह इस बुगाटी बार के हर एक पहलू से वाकिफ था। उसकी नजर से कुछ भी नहीं बच सकता था। इसलिए अब वह बहुत ही ज्यादा डर गया, पर उसने अपने दिल को सांत्वना दी कि शायद रवि ने इस रिमोट को भी चोरी कर लिया होगा। समीर को लगा कि शायद रवि के फिंगरप्रिंट रिमोट से मैच नहीं होगी और रवि का पर्दाफाश हो जाएगा। रवि ने भी समीर की इस बात को अपने मन में ही भांप लिया था, इसीलिए उसने समीर को दूसरा झटका देने की सोची। इसके बाद रवि ने फिंगरप्रिंट से उसे रिमोट कार को एक्सेस कर लिया। उसने उस रिमोट पर फिंगर रखते ही वह बुगाटी कार स्टार्ट हो गई। इसके बाद रवि ने उस बुगाटी कार को अपने रिमोट कंट्रोल से ही आगे पीछे किया, ताकि इस बात का प्रूफ हो सके कि रवि इस कार को अपने फिंगरप्रिंट से कंट्रोल कर रहा था। जब समीर और उसके दोस्तों ने रवि को ऐसा करते हुए देखा तो उनकी तो हालात ही खराब हो गई। उससे अब कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था।
उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह अब क्या करें। रवि ने उन्हें इस बात का प्रूफ दे दिया था कि वह कार उसी की थी। समीर और उसके दोस्तों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रवि जैसा दिखने वाला लड़का इतनी महंगी कार को कैसे कंट्रोल कर सकता था। पूरे भारत में ऐसी कार किसी के पास नहीं थी, फिर रवि के पास एक कार कहां से आई? उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा था। उन्हें लगा कि वह अभी भी कोई सपना देख रहे थे। रवि को देखकर कोई यह भी नहीं कह सकता था कि उसके पास एक बाइक भी होगी, पर रवि के पास एक दुनिया की सबसे महंगी कार थी, जो शायद बड़े बड़े लोगों का सपना था। समीर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करें। उसे पता था कि वह फंस चुका है। ठीक है, पर इस बात से यह तो सब नहीं हो जाता कि तुम ही इस कार के मालिक हो। क्या पता तुम इस कार के ड्राइवर हो और इस कार के मालिक ने तुम्हें इस रिमोट का एक्सेस दे दिया होगा। ऐसा भी तो मुमकिन होगा ना? अब समीर ने रवि को बहाना बनाते हुए कहा। समीर को पता था कि उसके पास इसके अलावा बचने का कोई विचार नहीं था। अच्छा, तो ऐसी बात है क्या? पर तुमने ही तो पहले कहा था कि तुम बस इतना साबित कर दो तुम्हारी शर्त पूरी हो जाएगी, पर तुम एक अलग ही बहाना बना रहे हो। चलो कोई ना, मुझे अब यह साबित करने में कोई मजा नहीं आएगा कि यह कार मेरी है या नहीं। अगर तुम्हें मानना है तो मानो, मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही मुझे तुम्हारी इस शर्त से फर्क पड़ता है। नियम के हिसाब से मैं यह शर्त जीत चुका हूं, पर मुझे तुम्हारी गुलामी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ये रखो तुम्हारा फोन, और इसमें वह वीडियो भी है जिसमें तुमने वह शर्त की बात कही थी। उसको तुम अब डिलीट भी कर सकते हो। रवि ने समीर से कहा और उसे वह फोन दे दिया जिसमें वह वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ था। रवि हालांकि अब कुछ भी साबित नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने सोचा कि उसे इस मैटर को यहीं पर खत्म कर देना चाहिए। जब समीर ने देखा कि रवि इस सब को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं था और ना ही वह समीर को अपनी शर्त मनवाने के लिए फोर्स कर रहा था, यह देख समीर को थोड़ा अजीब जरूर लगा, परंतु वो इस बात से खुश जरूर था कि वह इस चंगुल से जरूर बच गया था। पर उसे अभी भी यह विश्वास नहीं था कि यह कार रवि की ही थी। पर अब वह रवि के सामने कुछ भी नहीं बोलना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने रवि को कुछ भी कहा तो रवि उसे वह शर्त मनवाने के लिए दोबारा फोर्स कर सकता था। अब समीर नहीं चाहता था कि उसके बर्थडे पर वह कोई और मुसीबत मोड़ ले। इसके बाद रवि ने समीर और उसके दोस्तों को अनदेखा किया और फिर अपनी उसे बुगाटी में बैठकर उस रेस्टोरेंट से निकल गया। इधर उसे बुगाटी कार को इतनी स्पीड से वहां से निकलते देख समीर और उसके दोस्तों के तो होश ही उड़ गए थे। उन्होंने आज तक इतनी अच्छी और बढ़िया कार को चलते हुए नहीं देखा था और ना ही किसी रवि जैसे लड़के को उसे चलाते हुए देखा था। वह सच में इस बात से अभी भी हैरान थे कि रवि जैसा लड़का इतनी महंगी कार को उनके सामने से चलाकर लेकर गया था। रवि ने समीर को यह साबित कर दिया था कि वह कार उसी की थी, पर समीर ने यह बहाना बना दिया कि रवि इस कार का ड्राइवर भी हो सकता है, इसीलिए वह इस शर्त को नहीं मानेगा। समीर की रवि को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि समीर उसकी शर्त मानेगा या नहीं। उसे समीर से कोई लेना देना नहीं था। वह तो बस समीर से पीछा छुड़वाना चाहता था, इसीलिए उसने समीर को उसकी शर्त से आजाद कर दिया और फिर अपनी कार लेकर वापस अपने घर की तरफ आ गया। इधर समीर को रवि की इस हरकत पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे लग रहा था कि रवि ने उसके जन्मदिन पर उसके दोस्तों के सामने उसकी इंसल्ट कर दी थी। अब उसके मन में रवि के लिए बड़े ही गंदे भाव उत्पन्न होने लगे। वह रवि से इस बात का बदला लेना चाहता था कि उसने उसके साथ जो भी किया उसे उसका फल जरूर मिलेगा। रवि ने उसके जन्मदिन मनाने का पूरा मूड ही खराब कर दिया था, इसीलिए उसने अपने दोस्तों को पार्टी करने के लिए पैसे दे दिए और फिर वहां से खुद बिना पार्टी किए हुए ही रेस्टोरेंट से निकल गया। उसका पार्टी करने का भी मूड नहीं था कि वह इस वक्त इन सभी के साथ पार्टी करे। वह तो बस रवि पर अपना सारा गुस्सा उतारना चाहता था। इसके बाद रवि सीधा अपने नए घर पर आ गया। उसने अपनी कार वहीं अपने घर के सामने ही पार्क कर दी। रवि को पता था कि उसकी यह बुगाटी कार बहुत ही ज्यादा सिक्योर है, इसे चोरी करके कोई भी नहीं ले जा सकता था, इसीलिए वह उसे कहीं भी पार्क कर सकता था। उसे कोई भी चोरी करने की कोशिश नहीं करने वाला था, इसीलिए रवि ने अपनी कार को वहीं घर के सामने खुले में ही पार्क कर दिया। रवि ने घड़ी में अपना टाइम देखा तो पाया कि इस वक्त रात के 11 बज गए थे।
समीर के साथ हुए उस मैटर की वजह से आज उसे बहुत ही ज्यादा देर हो गई थी। अगर समीर वहां पर नहीं आता तो वह इससे जल्दी घर पर पहुंच सकता था। उसे सब अक्षिता बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही थी। अक्षिता घर पर अकेली हुई थी। उसे लगा कि शायद अक्षिता को अकेले रहने की आदत नहीं है, इसीलिए रवि को उसकी इतनी ज्यादा चिंता थी। रवि जब घर के अंदर आया तो देखा कि अक्षिता घर के अंदर ही थी और वह वही सोफे पर बैठी रवि का इंतजार कर रही थी। अक्षिता को अभी तक जागते हुए देखा रवि थोड़ा हैरान जरूर था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अक्षिता अभी तक जगी हुई क्यों थी और उसका इंतजार क्यों कर रही थी। क्या हुआ अक्षिता, तुम ठीक तो हो? तुम्हारे पैर की चोट अब कैसी है? तुम यहां पर क्यों बैठी हुई हो? तुम्हें तो अभी तक सो जाना चाहिए था। सब कुछ ठीक तो है? रवि ने अक्षिता से पूछा। अरे यार, अभी मैं ठीक हूं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मैं तो बस तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैं इस तरह घर में अकेली नहीं सो सकती। मुझे बहुत ही ज्यादा डर लगता है, इसीलिए मैंने तुम्हारा घर पर वेट करें इंतजार किया, पर तुमने तो बहुत ही ज्यादा देर कर दी। तुमने कहा था कि तुम 1 घंटे के अंदर आ जाओगे, पर अभी 3 घंटे हो गए हैं। सच कह रही हूं, मैं तुम्हारा इंतजार करते करते थक गई थी। अक्षिता ने हल्का सा गुस्सा होते हुए रवि से कहा। जब रवि ने अक्षिता को इस तरह उस पर गुस्सा होते हुए देखा तो वह भी हल्का सा हंस पड़ा। उसे पता था कि अक्षिता उसे पर अपना झूठा गुस्सा दिखा रही थी। वह अक्षिता के चेहरे को देखकर ही बता सकते था कि अक्षिता कितने गुस्से में थी। अरे सॉरी बाबा, मुझसे गलती हो गई। मेरे एक दोस्त ने मुझे अपने घर पर रोक लिया था। मैं आना तो जल्दी चाहता था, पर आ नहीं पाया तुम्हें इंतजार करवाने के लिए। सॉरी, पर मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम सो जाना। इस घर में ऐसा डरने जैसा कुछ भी नहीं है। तुम आराम से सो सकती थी। तुम अब बच्ची नहीं हो जो अकेले सोने से डर रही हो। रवि ने भी अक्षिता का मजाक करते हुए कहा। अरे रवि, तुम्हारे कहने से कुछ भी नहीं होता। मैं अकेली इस तरह नहीं सो सकती। आगे ऐसे कभी अगर इस तरह लेट किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अक्षिता ने रवि से नाराज होते हुए कहा। अरे यार, ठीक है, आगे से मैं कभी भी इस तरह लेट नहीं करूंगा। अब तो खुश, अब तुम जाकर अंदर सो जाओ, मैं यही सोफे पर सो जाऊंगा, रवि ने अक्षिता से कहा। रवि की यह बात सुनकर अक्षिता रवि की तरफ बड़ी हुई हैरानी वाली नजरों से देखा। उसने रवि को इस बात पर कुछ भी नहीं कहा और रूम के अंदर सोने के लिए चली गई। इधर रवि भी वहीं बाहर सोफे पर सो गया। इधर जब आलोक अपने होटल के रूम में पहुंचता है तभी उसके पास उसके एक सीक्रेट एजेंट का फोन आता है। वो एजेंट आलोक को बताता है कि उस आदमी का पता चल गया है जिसमें उस दिन उन वेटरों को रवि को किडनैप करने की सुपारी दी थी। आलोक ने ही सीक्रेट एजेंट को उसे आदमी का पता लगाने के लिए कहा था। कुछ दिनों पहले ही उस सीक्रेट एजेंट ने उसका पता दिया था जिसने रवि को किडनैप करने की सुपारी दी थी, और आज उसका पता भी चल गया था। जब आलोक में यह बात सुनी तो वह बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। उसे लगा कि अब उसे अपने परिवार के गद्दार को पकड़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि अगर एक बार वह आदमी पड़ गया जिसे रवि को किडनैप करने की सुपारी दी थी तो सारा सब सामने आ जाएगा। ठीक है, मुझे उसे आदमी के बारे में सारी डिटेल्स भेज दो, आलोक ने अपने सीक्रेट एजेंट से कहा। आलोक अब उस आदमी के बारे में सब कुछ जानना चाहता था जिसमें रवि को किडनैप करने की सुपारी दी थी। आलोक उसको पकड़कर सारी जानकारी निकालना चाहता था कि आखिर उसके पीछे किसका हाथ है। उसके परिवार में ऐसा कौन गद्दार है जो उनकी मिस्टर कार्वेनो के साथ मीटिंग रुकवाना चाहता था। आलोक को उसके एजेंट ने फोन करके बता दिया था कि उस आदमी का पता चल गया था जिसने रवि को किडनैप करने की सुपारी दी थी। आलोक ने उस आदमी के बारे में अपने एजेंट से जानकारी ले लिया। वह उससे मिलना चाहता था और उससे इस बारे में पूछताछ करना चाहता था कि आखिर उसने किसके कहने पर रवि को किडनैप करने की कोशिश की थी। इससे वह आसानी से अपने परिवार के उस गद्दार तक पहुंच सकता था। इधर अगली सुबह रवि अभी भी वहीं सोफे पर सो रहा था। सुबह के 8 बज गए थे, पर रवि अभी तक नहीं उठा था। अक्षिता सुबह जल्दी उठ गई थी और उसने घर का लगभग सारा काम भी कर लिया था और घर में पूजा पाठ भी कर लिया, पर रवि अभी भी सो रहा था। अक्षिता ने उसे इस वक्त उठाना सही नहीं समझा। उसे लगा कि शायद रवि थक गया होगा, इसीलिए इतना देर तक सो रहा है।
अपने घर का सारा काम करने के बाद अक्षिता फ्रेश हवा के लिए घर से बाहर आती है। जैसे वह अपने घर के बाहर की ओर देखती है तो पाती कि उसके घर के आगे एक लग्जरी कार खड़ी थी। अक्षिता को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह कार यहां पर कौन लेकर आया था। अक्षिता ने जब इधर उधर देखा तो पाया कि वहां पर कोई भी नहीं था। अक्षिता को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह कार यहां पर कैसे आई और इसे कौन लेकर आया था और उसे उनके घर के आगे किसने पार्क किया था। जब अक्षिता को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता चला तो अक्षिता ने सोचा कि उसे रवि को जाकर इस बारे में पूछना चाहिए, क्योंकि रवि को इसके बारे में जरूर पता होगा। क्योंकि अक्षिता ने सोचा कि रवि यहां पर बहुत पहले से रह रहा होगा तो उसे यहां के बारे में सब कुछ पता होगा। जब अक्षिता मैन हॉल के अंदर पहुंची तो उसने देखा कि रवि अभी भी वहीं सोफे पर खर्राटे ले रहा था। अक्षिता को लगा कि अब रवि को उठा देना चाहिए, क्योंकि सुबह के 8 बज चुके थे। अरे रवि, अभी क्या तक क्या सो रहे हो? उठ जाओ, मैंने तुम्हारे नाश्ता भी बना दिया है, वह ठंडा हो जाएगा, स्नान करके नाश्ता कर लो। अक्षिता ने रवि को प्यार से कहा। नाश्ते का नाम सुनते ही रवि तुरंत सोफे पर खड़ा होकर बैठ गया। उसे लगा कि आज उसे अक्षिता के हाथ का नाश्ता खाने को मिलेगा। आज तक रवि अपने हाथों से ही सुबह का नाश्ता बनाता था, पर आज पहली बार अक्षिता ने उसके लिए नाश्ता बनाया था। वह उसे मिस नहीं करना चाहता था। उसने अक्षिता के हाथ का रात का खाना भी मिस कर दिया था, इसीलिए वह अब नाश्ता मिस नहीं करना चाहता था। अच्छा, तुमने नाश्ता बना दिया है क्या? सच में? मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लगी है। तुम्हारे हाथ का नाश्ता खाने का बहुत ही ज्यादा मन कर रहा है। बताओ कि नाश्ते में क्या बनाया है? रवि ने अक्षिता से पूछा। रवि की यह बात सुनकर रक्षित हंस पड़ी। मैंने तो अभी तक नाश्ता बनाया ही नहीं है। मैंने तो बस तुमसे झूठ बोला था ताकि तुम जल्दी से उठ जाओ, क्योंकि नाश्ता बनाने के लिए तुम्हारे घर में कुछ भी नहीं है, अक्षिता ने रवि से कहा। अक्षिता की यह बात सुनकर रवि फिर से उदास हो गया। उसे लगा कि अभी भी उसे अक्षिता आपका खाना खाने को नहीं मिलने वाला, इसलिए उसने सोचा कि वह फिर से सब सोफे पर लेट जाए और सो जाए। वो सोफे पर लेटने ही वाला था कि इतने में अक्षिता ने उसका हाथ पकड़ पकड़ उसे सोफे पर लेटने से रोक दिया। अरे रवि, अब फिर से सोफे पर मत लेटो, जरा बाहर आकर देखो, हमारे घर के आगे एक कार खड़ी की हुई है। पता नहीं कौन सुबह सुबह उसको यहां पर पार्क करके गया है। क्या तुम्हें पता है कि यह कार किसकी है? अक्षिता ने रवि से पूछा। जब रवि को उस कार के बारे में याद आया तो अभी तो थोड़ा सा घबरा गया। उसे लगा कि अक्षिता ने उस कार को देख लिया था। रवि ने सोचा था कि वह सुबह जल्दी उठकर उस कार को अंसारी को देखकर आ जाएगा, पर वह सुबह जल्दी उठ ही नहीं पाया था और अक्षिता ने उस कार को देख लिया था। अब रवि को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह अक्षिता को क्या जवाब देगा। रवि को पता था कि इस वक्त झूठ बोलने से कुछ भी नहीं होने वाला था। उसे कोई ऐसा बहाना ढूंढना था। अरे अक्षिता, वह कार तो मैं लेकर आया था। कल रात को यह कार मेरे एक दोस्त की ही है। कल मैं जब घर पर आ रहा था तो वहां पर मुझे कोई ऑटो नहीं मिल रही थी, इसीलिए मेरे दोस्त ने यह कार मुझे यहां पर लेकर आने के लिए दी ताकि मैं घर पर आ सकूं, क्योंकि कल मुझे बहुत ही ज्यादा लेट हो गया था और रात भी बहुत ही ज्यादा हो गई थी, इसीलिए मेरे दोस्त ने मुझे यह कार दे दी। पहले वो मुझे छोड़ने के लिए आने वाला था, पर उसे अचानक कोई काम हो गया, इसीलिए मैं यह कार लेकर यहां पर आ गया, रवि ने अक्षिता को बहाना बनाते हुए कहा। रवि को लगा कि यह बहाना इस वक्त सबसे अच्छा ही रहेगा। अक्षिता को रवि की यह बात थोड़ी सी अजीब लगी। उसने उस कार को देखा तो पाया कि वह कार देखने में बहुत ही ज्यादा लग्जरी और महंगी लग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रवि का इतना अमीर कौन सा दोस्त था जो उसे अपनी कार यहां तक लाने के लिए दे देगा। पर अक्षिता ने रवि से इस बारे में कोई भी सवाल नहीं किया। अरे वाह रवि, तुमने यह तो बहुत ही अच्छा किया। आज हम दोनों को गणेश मंदिर जाना था। अब हम इस कार में बैठकर गणेश मंदिर आसानी से जा सकते हैं। तुम्हें पता है ना कि शादी के दूसरे दिन बाद गणेश पूजा करने कितनी जरूरी है, इसलिए आज हम शहर के गणेश मंदिर जाने वाले हैं। मैं पूजा की सारी तैयारी कर ली है, तुम स्नान करके आ जाओ, हम चलते हैं, अक्षिता ने रवि से कहा। अक्षिता की यह बात सुनकर रवि बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। रवि कल रात से ही इसके बारे में सोच रहा था कि वह अक्षिता को इस कार में एक बार जरूर घुमाएगा और आज उसे वह मौका मिल भी गया था। ठीक है,
मैं यूं गया और स्नान करके आया, फिर हम दोनों गणेश मंदिर के लिए चलते हैं, रवि ने अक्षता से कहा और फिर फटाफट सोफे से खड़ा हो गया और स्नान करने के लिए चला गया। कुछ ही देर बाद रवि गणेश मंदिर जाने के लिए तैयार हो गया था। उसने अपनी बुगाटी कार की चाबी निकाली और फिर अक्षता और वह दोनों ही उसे बुगाटी कार में बैठकर गणेश मंदिर की ओर चल पड़े। इधर आलोक ने उस सुपारी वाले आदमी का पता निकाल लिया था कि आखिर वह कहां पर रहता है और इस वक्त कहां पर है। आलोक ने अपने कुछ लोगों को उस आदमी को पकड़ने के लिए भेज दिया था ताकि वह उसे पकड़कर सारी पूछताछ कर सके। आलोक को पता चला था कि वह आदमी एक बहुत ही बड़ा आदमी है और वह पैसे लेकर कुछ भी कर सकता है, और आलोक को यह भी पता चला था कि वह दिल्ली का बहुत जाना माना गैंगस्टर है और उसे दिल्ली में कोई भी पंगा नहीं लेता है क्योंकि उसका कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था। साथ में आलोक को यह भी पता चला था कि उस आदमी का बहुत से पॉलिटिकल वाले लोगों के साथ भी मिलना जुलना है, इसीलिए आज तक उसका कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया था। पर आलोक को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए कोई भी हो, अगर वह उसके परिवार के साथ खिलवाड़ करेगा तो वह उसे किसी भी हाल में नहीं छोड़ने वाला था। उसे किसी भी मंत्री या पॉलिटिकल पावर का बिल्कुल भी डर नहीं था। आलोक का पूरा परिवार इन सारे पॉलिटिकल पावर को अपने कंट्रोल में रखता था। उसका परिवार चाहता तो इन पॉलिटिकल पावर वाले आदमियों को अभी के अभी उनके पद से हटा सकता था। इसीलिए आलोक को इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं था। उसे मतलब था तो बस उसे आदमी से जिसने रवि को किडनैप करने के लिए पैसे दिए थे। पर आलोक को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतने बड़े गुंडे ने रवि का किडनैप करने के लिए उन 4 गुंडों को सुपारी क्यों दी थी। अगर वह चाहता तो यह काम वह खुद भी कर सकता था। रवि और अक्षता बुगाटी कार लेकर गणेश मंदिर की तरफ पूजा करने के लिए चल पड़े थे। रवि भी चाहता था कि वह अपनी इस कार में पहली बार अक्षता को अपने ले जाने वाला है। इस बात से वह बहुत ही ज्यादा खुश था। कुछ ही देर बाद रवि और अक्षता शहर के गणेश मंदिर में पहुंच जाते हैं। इस वक्त गणेश मंदिर में ज्यादा भीड़ भी नहीं थी। जब वहां पर खड़े लोगों ने एक बहुत ही महंगी कार को इस तरह मंदिर परिसर में आते हुए देखा तो वह बहुत ही ज्यादा हैरान थे। सबकी नजरें बस रवि की कार पर ही थीं। सभी औरतें और लड़कियां अक्षता और रवि को ही देखे जा रहे थे। जब अक्षता ने देखा कि सभी की नजर उसी की तरफ है तो अक्षता थोड़ी चौंक भी गई थी। अक्षता को पता था कि यह सभी लोग इस कार की वजह से उन दोनों को घर घर के देख रहे थे। अक्षता, तुम मंदिर के अंदर जाओ और पूजा की तैयारी करो। मैं कार को पार्क करके आता हूं क्योंकि मंदिर की पार्किंग है ही नहीं। मुझे पास की एरिया में उसे कार को पार्क करके आना होगा, रवि ने अक्षता से कहा। रवि, यह बात सुनकर अक्षता कार से नीचे उतर गई और फिर मंदिर की ओर चल पड़ी। रवि भी इसके बाद कार लेकर पास ही के पार्किंग एरिया में पार्क करने के लिए चला गया। जब अक्षता मंदिर परिसर की तरफ बढ़ रही थी तो अभी भी वहां पर खड़ी कुछ औरतें और लड़कियां अक्षता को बड़ी हैरानी वाली नजरों से देख रहे थे। सभी अक्षता को ऐसे घूर रहे थे मानो उन्होंने अक्षता जैसी लड़की पहली बार ही देखी थी। जब अक्षता ने उन सभी को अपनी तरफ इस तरह घूरते हुए देखा तो वह थोड़ी घबरा सी गई थी। अक्षता ने उन लोगों की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर सीधे मंदिर के अंदर चली गई और पूजा की तैयारी करने लगी। अक्षता ने अपना मुंह अच्छे से घूंघट से ढक लिया था। उसे पता था कि अगर उसे यहां पर उसके दोस्त ने या उसके कॉलेज के किसी स्टूडेंट ने देख लिया तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी, क्योंकि अक्षता ने मंगलसूत्र और मांग भी भर रखा था। इस गणेश पूजा के लिए मंगलसूत्र और मांग का भरना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। इसलिए अक्षता नहीं चाहती थी कि उसे इस तरह कोई भी देखे, और अगर किसी ने उसको रवि के साथ देख लिया तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती थी। यह बात पूरी कॉलेज में फैल सकती थी कि अक्षता और रवि की शादी हो चुकी है। अक्षता अपनी और रवि की शादी की बात सीक्रेट रखना चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि उसके कॉलेज में और उसके दोस्तों के बीच यह बात फैले कि अक्षता और रवि ने शादी कर ली है। रवि भी यही चाहता था कि किसी को भी इस बात का पता ना चले कि उन दोनों की शादी हो चुकी है। तभी तो यह भी चाहता था कि उसके घर वालों को भी इसके बारे में पता ना चले। वह भी इस शादी को बहुत ही ज्यादा सीक्रेट रखना चाहता था।
इधर रवि ने अपनी कार को एक प्राइवेट पार्किंग एरिया में पार्क कर दिया था। रवि ने भी इस वक्त अपने चेहरे पर मास्क पहन रखा था। वह नहीं चाहता था कि उसे भी कोई यहां पर इस बुगाटी कार के साथ देखें। वह भी इस वक्त लो प्रोफाइल ही रहना चाहता था। अगर किसी ने भी उसे इस बुगाटी के साथ देख लिया तो उसके लिए प्रॉब्लम भी हो सकती थी। इस प्रकार उसकी आइडेंटिटी पर भी खतरा आ सकता था। पर उस पार्किंग के एरिया के लोगों ने जब इतनी महंगी बुगाटी कार को अपनी पार्किंग एरिया में पार्क किए हुए देखा तो वह सभी हैरान थे, क्योंकि आज तक इस पार्किंग एरिया में तो क्या पूरी दिल्ली में भी इस तरह की कार को कोई नहीं लेकर आया था। सब रवि को बहुत ही ज्यादा अजीब नजरों से देख रहे थे, पर रवि का चेहरा तो मास्क से ढका हुआ था। कुछ ही देर में रवि भी कार पार्किंग करके सीधा गणेश मंदिर पहुंच जाता है। उसने मंदिर में भी वह मास्क लगाकर रखा था, क्योंकि अक्षिता ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। वह नहीं चाहती थी कि उसे और रवि को कोई जोड़ी में शायद देखें। इधर आलोक अपने कुछ मास्टर फाइटर और कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ उस गैंगस्टर के घर पर पहुंच चुके थे, जिसके बारे में आलोक को अपने सीक्रेट एजेंट से सब कुछ पता चला था। आलोक अब उस गैंगस्टर से उसके घर में ही घुसकर उससे पूछताछ करना चाहता था। आलोक को इस बात से कोई भी डर नहीं था कि वहां पर उसके कितने आदमी हो सकते हैं। आलोक के साथ भी बहुत ही जबरदस्त फाइटर थे, जो कुछ ही सेकंड में कितने भी आदमियों को ढेर कर सकते थे। ये सभी फाइटर कंपनी की सिक्योरिटी के लिए बहुत ही पहले से ट्रेन थे। अग्निहोत्री परिवार की इतनी बड़ी कंपनी के लिए जो सिक्योरिटी फोर्स थी, उन्हें में से कुछ आदमियों को आलोक अपने साथ लेकर आया था। आलोक को उनकी क्षमता पता थी, इसीलिए आलोक को उस गैंगस्टर के घर तक पहुंचने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। इधर इस गैंगस्टर को सब कुछ पता चल जाता है कि आलोक उसे पकड़ने के लिए उसके घर तक आ पहुंचा था। उसे आलोक की सही आइडेंटिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसीलिए उसे आलोक आने से कोई भी डर नहीं था। उसे लगा कि वह बाकी लोगों की तरह भी आलोक को अपनी पॉलिटिकल पावर के साथ हैंडल कर सकता है। अगर उसे यह पता होता कि आलोक अग्निहोत्री परिवार से बिलोंग करता है, तो वह सबसे पहले यहां से भागने की कोशिश करता, ना कि यहां पर ठहर कर आलोक का सामना करने की, क्योंकि उसे अग्निहोत्री परिवार की पावर को बारे में पता है। उसे पता था कि अग्निहोत्री परिवार इतना पावरफुल है कि वह उसकी पॉलिटिकल पावर को भी खत्म कर सकते हैं। पर उसे आलोक और उसके आदमियों के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो वह बिना डरे उनका सामना करने को तैयार था। रवि और अक्षिता गणेश मंदिर पहुंच चुके थे। रवि और अक्षिता ने वहां पर एक जोड़ी के रूप में अपनी पूजा पूरी भी कर ली थी। दोनों में इस वक्त अपनी आइडेंटिटी छुपा रखी थी, इसीलिए उन दोनों को किसी ने वहां पर नहीं पहचाना। पूजा खत्म होने के बाद अक्षिता और रवि मंदिर से बाहर की ओर आ गए। अक्षिता, मैं तुम्हें पहले घर पर छोड़ देता हूं, फिर मुझे यह गाड़ी अपने दोस्त को वापस लेकर भी आनी है, रवि ने अक्षिता से कहा। अरे नहीं नहीं रवि, मैं इस वक्त घर पर नहीं जाने वाली हूं, मुझे कुछ शॉपिंग भी करनी है, इसीलिए मैं पास के ही एक मॉल में शॉपिंग करने के लिए जा रही हूं। इसीलिए तुम यह कार अपने दोस्त को देकर आ सकते हो। अक्षिता ने रवि से कहा। अरे तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दोनों साथ में ही मॉल चलते हैं। इसके बाद मैं तुम्हें घर पर छोड़ दूंगा और तुम्हारी शॉपिंग करने में भी मदद हो जाएगी, रवि ने अक्षिता से कहा। अरे रवि नहीं नहीं, हम इस तरह दोनों साथ में एक साथ मॉल में नहीं घूम सकते। तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मैंने इस वक्त साड़ी पहन रखी है, और अगर मुझे तुम्हारे साथ किसी ने देख लिया तो तुम्हें पता ही है कि बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए तुम जाओ, पहले अपने दोस्त को यह कार देकर आ जाओ, उसके शायद उसकी जरूरत पड़ेगी, अक्षिता ने रवि से कहा। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने अपने दोस्त से बात कर लिया, उसने कहा था कि मैं जब चाहूं उसे इस कार को लौटा सकता हूं। इसको इस कार की इस वक्त कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें अभी शॉपिंग करनी है तो हम शॉपिंग करने के लिए ही चलेंगे। रही बात तुम्हारे इन कपड़ों की, तो हम पहले घर पर ही चलेंगे और अपने कपड़े बदलकर फिर से मॉल की ओर निकल जाएंगे। आज हमें घर का बहुत सारा सामान भी लेना है, तो मुझे तुम्हारी मदद भी तो करनी पड़ेगी, तुम अकेली इस तरह शॉपिंग नहीं कर पाओगी, रवि अक्षिता को समझाते हुए कहा। रवि को पता था कि उसे उनके घर में बहुत ही ज्यादा सामान की जरूरत थी और अक्षिता इतना सारा सामान एक साथ नहीं ला सकती थी। इसीलिए रवि ने सोचा कि उसे उसके साथ चलकर शॉपिंग में मदद करनी चाहिए। अक्षिता को रवि की यह बात सही लग रही थी।
अक्षता ने देखा था कि रवि के घर में बहुत ही ज्यादा सम्मान की जरूरत थी और वह यह सब अकेले नहीं कर सकती थी। इसीलिए उसने सोचा कि उसे रवि को साथ में लेकर ही जाना चाहिए। ठीक है रवि, जैसा तुम कहो। पहले हम घर ही चलते हैं, फिर हम शॉपिंग करने के लिए चले जाएंगे, अक्षता ने रवि से कहा। इसके बाद रवि और अक्षता अपने घर की तरफ चल पड़े। घर पर पहुंचकर हम दोनों ने अपने कपड़े बदली और फिर दोनों ही शॉपिंग करने के लिए सिटी मॉल की तरफ चल पड़े। यह शहर का सबसे बड़ा मॉल था और यहां पर हर प्रकार का सामान मिलता था। इधर जब आलोक उस गैंगस्टर के घर पर पहुंचा तो उसने देखा कि उस गैंगस्टर के घर के बाहर बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी थी। सभी गार्ड्स के हाथ में एक एक गन थी और वे हर समय उस गैंगस्टर के घर का पहरा दे रहे थे। आलोक ने अपने दोनों फाइटर को इशारा किया और उन सभी को अपने रास्ते से हटाने के लिए कहा। अपने बॉस का आदेश पाते हैं। वह दोनों फाइटर काम पर लग गए और कुछ ही मिनट में वहां पर खड़े सभी गार्ड्स को इतनी आसानी से ठिकाने लगाया कि किसी को पता तक नहीं चला। आलोक के दोनों आदमी बहुत ही ज्यादा ट्रेंड थे। उनको लड़ाई में कोई भी नहीं हरा सकता, चाहे सामने वाले के पास बंदूक हो या तलवार। उन्हें इसी काम के लिए ट्रेन किया गया था कि वह किसी भी हालत में अपने मालिक का काम पूरा करें। इसके बाद आलोक और उसके दोनों आदमी उस गैंगस्टर घर के अंदर प्रवेश करते हैं। वह देखते हैं कि उस गैंगस्टर का घर किसी वीआईपी से कम नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो कोई बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल पार्टी वाला आदमी इस घर में रहता है। आलोक को इन सब से कोई भी लेना देना नहीं था। वह तो बस सीधा जाकर उसे गैंगस्टर से मिलना चाहता था जिसने रवि को किडनैप करने की हिम्मत की थी। आलोक ने जब उस गैंगस्टर के घर में इधर उधर नजर दौड़ाई तो उसने देखा कि इस वक्त उस घर में कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। उसने सोचा कि उसे अपने आदमियों को उस गैंगस्टर को ढूंढने के लिए भेजना पड़ेगा। आलोक अपने दोनों आदमियों को ऑर्डर देने ही वाला था कि इतने में हॉल के अंदर एक लड़की आलोक के पास आती है। हेलो सर, बताइए मैं आपकी सेवा में क्या हाजिर कर सकती हूं, उस लड़की ने आलोक से कहा। उस लड़की की यह बात सुनकर आलोक को थोड़ा अजीब जरूर लगा, क्योंकि वह लड़की इस तरह बात कर रही थी मानो वह किसी होटल की रिसेप्शनिस्ट या मैनेजर हो। मुझे मिस्टर पुष्कर से अभी के अभी मिलना है। कृपया करके आप उनको बता सकती हैं कि कोई उनसे मिलने के लिए आए हैं, पर अगर वह मिलने से मना करे तो उन्हें कह देना कि आलोक अग्निहोत्री उससे मिलने के लिए आया है। आलोक ने उसे लड़की से कहा जिसका नाम स्वाति था। सॉरी सर, पर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। इस समय पुष्कर सर किसी से नहीं मिल सकते। उन्होंने इसके लिए साफ मना किया है, इसीलिए आज आप उनसे नहीं मिल सकते। सॉरी सर, इसके अलावा मैं कोई और सेवा कर सकती हूं आपके लिए, स्वाति ने आलोक से कहा। ओह अच्छा, ऐसी बात है। तो क्या होगा अगर मिस्टर पुष्कर खुद मुझसे मिलने के लिए यहां पर आए तो? बस तुम अपने पुष्कर सर से इतना कह देना आलोक अग्निहोत्री उससे मिलने के लिए आए हैं, फिर मैं देखता हूं कि वो मुझसे मिलने के लिए कैसे मना करता है। तुमको इतना बोल देना, आलोक ने स्वाति सिंह कहा। आलोक की इस बात का स्वाति कोई मतलब नहीं निकल पा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके नाम में ऐसा क्या था कि पुष्कर खुद आलोक से मिलने के लिए आने वाले थे। स्वाति को अग्निहोत्री परिवार के बारे में कुछ नहीं पता था, इसीलिए वह ज्यादा कंफ्यूज थे। आलोक सुनकर स्वाति चुपचाप यह बात पुष्कर से बताने के लिए चल पड़ी। आलोक ने स्वाति को कहा कि वह अंदर जाकर अपने मालिक पुष्कर से यह कह दे कि आलोक अग्निहोत्री उनसे मिलने के लिए आया है। आलोक को पता था कि उसका नाम सुनते ही पुष्कर दौड़ता हुआ उसके पास जरूर आएगा। हालांकि स्वाति को इस बात का मतलब को समझ नहीं आया, फिर भी वह पुष्कर को यह बात बताने के लिए चली गई। जब स्वाति पुष्कर के कमरे के अंदर पहुंची तो पुष्कर पहले से ही एक बहुत ही बड़ी कुर्सी पर आराम से लेटा हुआ था, जैसे उसे किसी भी बात का टेंशन नहीं था। उसने आलोक को यहाँ पर आते हुए तो देख लिया था, पर वह आलोक को जानता नहीं था, इसीलिए उसने अपनी सिक्योरिटी को कहकर उन दोनों को यहाँ से जाने के लिए कहा था। सर, वह दोनों लड़के जिनको अपने यहाँ से जाने के लिए बोला था, वह आपसे मिलने के लिए आए हैं और उन लड़के में से एक लड़के का नाम आलोक अग्निहोत्री है और वही लड़का आपसे मिलना चाहता है, स्वाति ने पुष्कर से कहा। स्वाति के मुंह से आलोक अग्निहोत्री का नाम सुनते ही पुष्कर लड़खड़ाकर कुर्सी से नीचे गिर गया।
उसने जैसे ही स्वाति के मुंह से आलोक अग्निहोत्री का नाम सुना तो उसके तो हाथ पैर कांपने लगे। अभी तुमने क्या कहा स्वाति, जरा दोबारा से बोलना। क्या तुमने जो कहा वह सच है या तुम अभी मेरे साथ मजाक कर रही हो? पुष्कर ने एक बार फिर से कंफर्म करने के लिए स्वाति से पूछा। उसे विश्वास नहीं था कि आलोक अग्निहोत्री उसके घर तक आ जाएगा। जब स्वाति ने देखा कि आलोक अग्निहोत्री का नाम सुनते ही पुष्कर का चेहरा लाल पड़ गया था और वह बहुत ही ज्यादा डर गया, तो स्वाति को थोड़ी देर के लिए हैरानी हुई कि आखिर पुष्कर को किसका डर था। वह तो इतना बड़ा आदमी था, फिर वह एक लड़के से क्यों डर रहा था? आखिर ऐसा क्या था आलोक अग्निहोत्री में जिसकी वजह से पुष्कर की हालत इतनी खराब हो गई थी? हाँ सर, उन्होंने अपना नाम मिस्टर आलोक अग्निहोत्री बताया है। आपने सही सुना है, स्वाति ने पुष्कर से कहा। जब पुष्कर को यह कंफर्म हो गया कि स्वाति सही बोल रही थी तो उसकी तो हालात ही खराब होगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब वह क्या करे। उसे यह भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आलोक जितना बड़ा आदमी उसके घर में क्या कर रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या बात है कि आलोक अग्निहोत्री उसके घर तक आ गया था। वह बहुत ही ज्यादा डर गया था। सर, आप ठीक तो हैं? आपका चेहरा बुरी तरह से लाल हो गया है, लगता है आपको बुखार हो गया है। क्या आपके लिए दवा लेकर आऊं? स्वाति ने पुष्कर से कहा। नहीं नहीं स्वाति, मैं ठीक हूं, मुझे दवा की कोई जरूरत नहीं है। इस वक्त मुझे जरूरत है तो बस दुआ की, पुष्कर अपने हड़बड़ा में स्वाति से कहा। पुष्कर की यह बात सुनकर स्वाति को फिर से कुछ अजीब सा लगने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब हो क्या रहा था। आखिर आलोक कौन है जिसकी वजह से पुष्कर इतना डर गया था? स्वाति ने जब आलोक को देखा तो वह उसे बस एक नॉर्मल सा लड़का दिख रहा था, फिर उसका इतना क्यों डर रहा था? स्वाति, आलोक सर को सोफे पर बैठा दो, मैं अभी के अभी उनसे मिलने के लिए आ रहा हूं। और एक बात का ध्यान रखना, उन्हें किसी भी चीज की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वह जो बोले उन्हें दे देना, पुष्कर ने स्वाति से कहा। सीजी पुष्कर कर, स्वाति ने पुष्कर से कहा और फिर अपना चेहरा अजीब सा बनाकर पुष्कर के रूम से बाहर चली गई। इधर पुष्कर अभी भी सोच रहा था कि यह सब क्या हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूं। वो बस अपने मन ही मन में ही सोचा जा रहा था कि आखिर आलोक अग्निहोत्री को यहां पर आने की क्या जरूरत पड़ी। वह सोच रहा था कि कहीं उसने गलती से कुछ गलत तो नहीं कर दिया था। पुष्कर हमेशा बड़े बड़े परिवार के मैटर से बचता रहता था और वह किसी बड़े परिवार से संबंधित किसी भी सुपारी को नहीं लेता था। फिर पुष्कर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अग्निहोत्री परिवार का छोटा बेटा उसके यहां पर क्यों आया था। फिर उसने सोचा कि उसे आलोक अग्निहोत्र से मिलना ही पड़ेगा। उसके बाद पुष्कर ने अपने आप को संभाला और वह गहरी सांस लेकर अपने आप को शांत किया और आलोक से मिलने के लिए हॉल की ओर चल पड़ा। जब पुष्कर मैन हॉल पहुंचा तो उसने देखा कि सामने सोफे पर आलोक और उसके साथ उसके कुछ बॉडीगार्ड बैठे हुए थे। जब उसने आलोक को पहली नजर में देखा तो फिर से उसकी दिल की धड़कन बढ़ने लगी, उसके पैर कांपने लगे और उसका चेहरा लाल पड़ गया। वह अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहा था पर वह ऐसा कर नहीं पा रहा था। आलोक को देखते ही उसकी तो हालात ही खराब हो गई थी। जब आलोक ने पुष्कर को इस हालत में देखा तो वह अपने मन ही मां हंस पड़ा। आलोक को पता चल गया था कि पुष्कर उससे डर रहा था। उसके नाम के पीछे जो अग्निहोत्री लगा हुआ था, उसका डर पूरे भारत के बिजनेस एरिया में फैला हुआ है। यहां तक कि दुनिया के कई बड़े बड़े बिजनेस परिवार सिर्फ अग्निहोत्री नाम से ही डर जाते हैं। फिर तो यह एक मामूली सा गैंगस्टर था, उसकी उसके परिवार के सामने क्या ही औकात थी। इसके बाद पुष्कर वहां पर रवि के सामने पड़े हुए सोफे पर जाकर बैठ गया। उसने स्वाति को वहां से अंदर जाने का इशारा कर दिया। वह आलोक से अकेले में बात करना चाहता था। वह नहीं चाहता था कि उन दोनों की बात कोई और सुने। आलोक ने भी यह भनौट लिया था तो उसने अपने दोनों सिक्योरिटी गार्ड और फाइटर को वहां से बाहर भेज दिया था। रवि और अक्षिता वहां के सिटी मॉल में शॉपिंग करने के लिए पहुंच चुके थे। वे दोनों रवि की बुगाती कार में शॉपिंग करने के लिए आए थे। अक्षिता वहां से सीधे शॉपिंग मॉल के अंदर चली गई और रवि कार को पार्क करने के लिए पार्किंग एरिया की तरफ चला गया। उसने वहां पर कार को पार्क किया और चाबी वहां के पार्किंग मैनेजर को दे दी।
जब वहां के पार्किंग मैनेजर ने रवि के पास इस कार को देखा तो वह बहुत ही ज्यादा हैरान हुआ था, क्योंकि इतना कम उम्र का लड़का इतनी महंगी कार चला सकता है। उस पार्किंग मैनेजर को इस बात पर भरोसा नहीं हुआ, पर उसने रवि से कुछ भी नहीं पूछा और यह पूछना तो चाहता था कि आखिर रवि कौन है, और उसकी यह पूछने की हिम्मत नहीं हुई। इसके बाद रवि भी सीधा मॉल के अंदर चला गया। उसने देखा कि अक्षता उसका इंतजार कर रही थी। रवि, क्या तुम मेरे साथ फिल्म देखने के लिए चलोगे? मेरा बहुत ही ज्यादा मन है फिल्म देखने का। इस शॉपिंग मॉल के अंदर बहुत अच्छे थिएटर है, हम दोनों साथ में फिल्म देखेंगे तो मजा आ जाएगा। ये हमारी साथ में पहली फिल्म होगी, क्या तुम चलोगे? रवि अक्षता ने रवि के आते ही पूछा। रवि को भी अक्षता का ये आइडिया बहुत ही पसंद आया। रवि भी चाहता था कि वो और अक्षता दोनों साथ में मिलकर बैठकर एक रोमांटिक सी फिल्म देखें, और आज अक्षता ने उसे सामने से इसके लिए कहा था तो रवि कैसे मना कर सकता था। रवि ने सोचा कि पहले फिल्म देखी जाए और फिर बाद में आराम से शॉपिंग भी कर सकते हैं। हाँ, जरूर जरूर अक्षता, मेरा भी मन था तुम्हारे साथ फिल्म देखने का, तो चलो आज हम दोनों साथ में एक अच्छी सी रोमांटिक मूवी देखते हैं, रवि ने अक्षता से कहा। रवि की यह बात सुनकर अक्षता भी बहुत खुश हो गई। अक्षता रवि के और करीब आना चाहती थी। उसे पता था कि रवि अब उसका जीवन साथी है। वह रवि के साथ अपनी कुछ अच्छे पलों को बनाना चाहती था। हालांकि उन दोनों ने मजबूरी में शादी की थी, पर अक्षता को पता था कि कहीं न कहीं रवि भी उससे प्यार करता है। इसीलिए अक्षता चाहती थी कि रवि उसके लिए यह प्यार दिखाएं। वह नहीं चाहती थी कि रवि उसके साथ इस तरह मजबूरी में रहे। वो चाहती थी कि रवि भी उसे उतना ही प्यार करे जितना वो अपने मन में रवि से प्यार करती थी, पर कभी वह रवि के सामने जाहिर नहीं कर पाई। अक्षता को यह भी पता था कि रवि भी उससे प्यार करता है, पर वह उसी की तरह जाहिर नहीं कर पा रहा। इसीलिए अक्षता को लगा कि अच्छा मौका है। इधर आज इसी शॉपिंग मॉल के अंदर अविनाश की गर्लफ्रेंड माया, रश्मि और रजत के साथ उसकी गर्लफ्रेंड चारों ही फिल्म देखने के लिए आई हुई थी। रश्मि वही लड़की थी जिसको लगता था कि रवि बहुत ही अमीर आदमी है, क्योंकि उसने उसे कारण के साथ देखा था, और रवि ने उसके पुराने बॉयफ्रेंड मोहित को उससे माफी भी मंगवाई थी। रश्मि तब से रवि के करीब आने की कोशिश कर रही थी, पर रवि हमेशा उसे अवॉइड करता रहता था। रश्मि कब से जानना चाहती थी कि आखिर रवि का सच क्या था। उसने रवि को इतने दिनों में कहीं भी नहीं देखा था, इसीलिए वह अब अविनाश के साथ रहने लगी थी। इसीलिए वे चारों ही यहां पर फिल्म देखने के लिए आए थे। रजत वही लड़का था जो अक्षता से पहले प्यार करता था। जब अक्षता की हॉस्टल में एक प्रोग्राम हुआ था, तब रवि ने उसे बुरी तरह से हरा दिया था। उस समय रजत रवि से वादा किया था कि अगर वह उसे हरा देगा तो वह अक्षता को छोड़ देगा। रविवार जीत गया था, इसलिए रजत कभी भी अक्षता के पास भी नहीं आया था, पर आज भी वह अक्षता से उतना ही प्यार करता था जितना पहले करता था। हालांकि अक्षता रजत से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। इस बात का रजत को बहुत ही बुरा लगा था। तब से वो रवि से बहुत ही ज्यादा जलता था और उसी से इस बात का बदला लेना चाहता था। इसके बाद रवि और अक्षता ने वहां पर लगी एक फिल्म का टिकट लिया और थिएटर के अंदर फिल्म देखने के लिए चले गए। उनके पीछे पीछे रजत, अविनाश, माया और रश्मि, वे चारों भी इस थिएटर के अंदर वही फिल्म देखने के लिए आए हुए थे। अक्षता और रवि थिएटर के अगली वाली सीट पर बैठे हुए थे और वह चारों दोस्त रवि और अक्षता के पीछे वाली सीट पर ही बैठे हुए थे। उन्होंने अभी तक रवि और अक्षता को वहां पर नहीं देखा था। इधर पुष्कर आलोक से मिलने के लिए उसके हॉल तक आ गया था। वह बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था, पर उसने अपने आप को शांत किया और फिर आलोक से बात करने के लिए बाहर आया। उसने देखा कि आलोक के साथ उसके बॉडीगार्ड भी बैठे हुए थे। पुष्कर को समझ आ गया था कि उसके दोनों बॉडीगार्ड ने ही उसके सारे आदमी को बाहर धूल चटा दी थी। इस बात से पुष्कर और भी ज्यादा डर गया था। अरे मिस्टर पुष्कर, आप इस तरह खड़े क्यों हैं? बैठकर बात करते हैं, आपका ही घर है, आप इस तरह खड़े ना रहें, आलोक ने पुष्कर से कहा। आलोक बात? शंकर पुष्कर वहां पर पड़े सोफे के ऊपर बैठ गया, पर उसका दिल अभी भी घबराहट के मारे बहुत ही तेजी से दौड़े जा रहा था। आलोक ने यह पहले ही भांप लिया था कि पुष्कर उसका नाम सुनकर ही डर गया था।
इसलिए उसने सोचा कि उसे गर्म लोहे पर हथौड़ा मार देना चाहिए। देखा पुष्कर, मैं नहीं जानता कि तुमने आज तक क्या किया और तुम क्या करते आ रहे हो। मुझे इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। मुझे पता है कि तुम्हारी पहचान बहुत ऊपर तक है, पर तुम्हें यह भी पता होगा कि तुम्हारी पहचान मेरी आगे कुछ भी नहीं है। मैं चाहूं तो तुम्हें अभी की अभी सड़क पर ला सकता हूं, इसीलिए मैं जैसा कहता हूं वैसा ही करना, और मुझे ना सुनने की बिल्कुल भी आदत नहीं है, आलोक ने पुष्कर से कहा। और यह कहते वक्त आलोक बहुत ही ज्यादा सीरियस था। जब पुष्कर ने आलोक की यह बात सुनी तो वह तो भी ज्यादा घबरा गया। अब उसे पक्का लगने लगा कि उसने कोई ना कोई गड़बड़ जरूर की है, इसीलिए आलोक यहां पर आया है। इस बात से उसके मन में यह डर बैठ गया था कि अब तो वह गया। अगर अग्निहोत्री परिवार की उसके ऊपर गलत नजर पड़ी है, इसका मतलब उसके साथ बहुत ही ज्यादा गलत होने वाला है। आलोक सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जैसा आप सोच रहे हो। आपको क्या लगता है कि मैं अग्निहोत्री परिवार के साथ कुछ ऐसा करूंगा जिससे उनको बुरा लगे? मैं ये तो सपने में भी नहीं सो सकता। मुझे पता है कि अंसारी जी कितने बड़े आदमी हैं, उनके अगेंस्ट बोलने का मैं तो सोच भी नहीं सकता। मैं ऐसी गलती भूल से भी नहीं कर सकता हूं। लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई होगी, पुष्कर ने आलोक से कहा। पुष्कर की यह बात सुनकर आलोक हंस पड़ा। आलोक ने जैसा सोचा था वैसे ही बात थी। उसे पहले से ही लगा था कि पुष्कर को रवि के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा, इसीलिए उसने रवि को किडनैप करने की सोची होगी। अगर उसे पता होता कि रवि अग्निहोत्री परिवार से ताल्लुक रखता है तो वह ऐसी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं करता। अब आलोक को समझ आने लगा कि आखिर रवि अपने आप को आइडेंटिटी इतनी सीक्रेट क्यों रखना चाहता था। वह सब अपने परिवार के और अपने दोस्तों को बचाने के लिए यह सब कर रहा था। देखो पुष्कर, तुमने जो कुछ भी किया है वह सब कुछ मेरे सामने है। मुझे नहीं पता कि तुमने वह गलती से किया या तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, पर इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। पर उससे पहले मुझे उसके बारे में सब कुछ जानना है। क्या तुमने 2 दिन पहले किसी रवि नाम के आदमी को किडनैप करने का ऑर्डर दिया था या नहीं? सिर्फ मुझे हां या ना में जवाब चाहिए, आलोक ने पुष्कर से पूछा। जब पुष्कर ने रवि का नाम सुना तो वह अचानक से घबरा गया। उसे पता था कि उसने रवि नाम के आदमी को किडनैप करने की सुपारी दी थी, और उसे यह नहीं पता था कि आलोक रवि के बारे में पूछेगा या आलोक रवि को जानता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आलोक को रवि का ऐसा क्या रिश्ता था कि आलोक उसके लिए यहां तक आ गया था। इस बात ने उसे और भी ज्यादा डरा दिया था। अब उसे लगा कि शायद उसने जरूर कोई ना कोई ऐसी गलती की है जिससे अग्निहोत्री परिवार का छोटा बेटा यहां तक आया है। उसे लगा कि हो ना हो उसकी वजह से कोई बड़ा कांड हो गया है। सॉरी आलोक सर, मैंने रवि नाम के आदमी को किडनैप करने की सुपारी जरूर दी थी। मैं इसके बारे में आपसे झूठ बिल्कुल भी नहीं बोल सकता, पर मुझे नहीं लगता कि आपका और उसे लड़के का कोई रिश्ता होगा, और मुझे यह पता भी नहीं था कि आप उस लड़के को जानते हैं। अगर मुझे यह पता होता तो शायद मैं यह नहीं करता, पुष्कर ने आलोक से कहा। नहीं, मुझे इसी से कोई लेना देना नहीं है, और मेरा उस रवि नाम के लड़के से कोई रिश्ता भी नहीं है। पर मुझे तो बस यह जानना है कि आखिर तुम्हें वह सुपारी किसने दी थी। अगर तुम मुझे सब कुछ सच सच बता दोगे तो तुम बच जाओगे, और अगर तुमने यह सब बताने में कोई आनाकानी की तो शायद मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ करने का सोच सकता हूं, आलोक ने पुष्कर से कहा। आलोक अपना और रवि का रिश्ता क्या है वह पुष्कर को नहीं बताना चाहता था। अगर वह यह बताता तो शायद पुष्कर को रवि की आइडेंटिटी के बारे में पता चल जाता। वह तो बस यहां पर सिर्फ यह जानने के लिए आया था कि आखिर पुष्कर को रवि को किडनैप करने की सुपारी किसने दी थी। इसके अलावा वह पुष्कर के साथ कुछ भी गलत करने यहां पर नहीं आया था। आलोक की यह बात सुनकर पुष्कर अपनी ही सोच में खो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब वह क्या करे। वह अब दोनों तरफ से फंस चुका था। वह रवि की सुपारी किसने दी थी इसके बारे में कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसे भी इसके बारे में बाहर बताने से मना किया था। अगर वह यह बात आलोक को बता देता है तो शायद उसके ऊपर उतना ही बड़ा खतरा आ सकता था जितना बड़ा अब आलोक उसके ऊपर था, और उसने सोचा कि आलोक से बड़ा इस वक्त कोई भी खतरा नहीं है। उसे बस अब बचने का एक ही रास्ता दिख रहा था कि वह था आलोक को सब कुछ सच बता दे।
दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल रेड स्टोरी एफएम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।